Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I am Adil Ali Gawar in front of you. Welcome to our biology class. आज हम डिस्कस करेंगे अपनी बायोलॉजी क्लास के अंदर कोऑर्डिनेशन कंट्रोल की लास्ट समरी। इसके अंदर हमें डिस्कस करना है कि इब्न हैसम ने क्या क्या कंट्रीब्यूशन दी थी इंफॉर्मेशन ऑफ पिन होल कैमरा, खासतौर पर क्या करिए उनके ऑप्टिक्स के अंदर, जैसे कि आई के बारे में क्या क्या बातें थी। और हमें ये डिस्कस करना है कि कौन कौन से हमारे पास डिफेक्ट्स ऑफ आईज होते हैं और किस तरीके से वो करेक्ट होते हैं, किस तरीके से वो ठीक होते हैं। और एक और चीज हम डिस्कस करते हैं जो कि हमारे पास क्या है, एंडोक्राइन सिस्टम। हमने आपको कहा था कोऑर्डिनेशन के अंदर दो सिस्टम होते हैं, एक होता है नर्वस कोऑर्डिनेशन सिस्टम, एक होता है एंडोक्राइन कोऑर्डिनेशन सिस्टम। तो हमें डिस्कस करना है फिर एंडोक्राइन कोऑर्डिनेशन सिस्टम को भी। पहले डिस्कस करते हैं कि इब्न हैसम ने क्या करा। इब्न हैसम हमारे पास साइंटिस्ट थे जो कि एक अरब साइंटिस्ट थे, अरब के साइंटिस्ट थे जिनका लाइफ स्पैन क्या है 965 से लेके 1039 हमारे पास क्या की लाइफ स्पैन है। इनको हम फादर ऑफ ऑप्टिक्स कहते हैं। ऑप्टिक्स का मतलब बेसिकली क्या होता है, ऑप्टिक्स का मतलब होता है कि इंसान के विजुअल या विजन के हिसाब से जो साइंस के ब्रांच के अंदर विजन के बारे में पढ़ा जाता है कि किस तरीके से आंख देखती है, किस तरीके से आंख के प्रिंसिपल के ऊपर दूसरी सारी चीजें काम करती हैं, उनका बोले ऑप्टिक्स। तो फादर ऑफ ऑप्टिक्स हम इनको कहते हैं। इनकी बहुत सारी सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशंस हैं किसके लिए, ऑन द प्रिंसिपल ऑफ आई, कि किस तरीके से आंख इमेज फॉर्म करती है, किस तरीके से आंख देखती है किसी चीज को, देखने से उसकी इमेज बनती है। उनको डिस्कस करा, उन्होंने बहुत सारा पढ़ा इनके बारे में। और फिर डिस्कस करने के बाद उन्होंने सेम प्रिंसिपल के ऊपर एक पिन होल कैमरा बनाया। पिन होल कैमरा हमारे पास नॉर्मल मतलब सारा कैमरा था ना हमारे पास। तो पहला कैमरा था जिसमें क्या था हमारे पास, जो कि पिक्चर को कैप्चर करता जिस तरीके से आई कैप्चर करता था। दो शॉट हमारे पास, दो क्या है डिफेक्ट्स हैं आईज के, कि भाई आंखों की बीमारी हमारे पास दो किस्म की है। एक होती है शॉर्ट साइटेडनेस, शॉर्ट साइट बोलते हैं उसको, और एक और नाम इसका होता है मायोपिया। इसमें होता है कि हमारे पास, इसमें होता है कि हमारा जो आई बॉल है, जो आंख हमारी है आई बॉल इसको कहते हैं, ये आई बॉल इलोंगेट हो जाती है। इलोंगेट का मतलब होती है लंबी हो जाती है, नॉर्मल साइज से लंबी हो जाती है। क्या हमारे पास आई बॉल किसके अंदर, मायोपिया के अंदर या शॉर्ट साइट के अंदर होता है। क्या हमारे पास फिर जब ये लंबी हो जाती है तो जो इंसान होता है जिसकी आंख लंबी हो गई, वो क्या करेगा, वो दूर के ऑब्जेक्ट क्लियरली नहीं देख पाएगा। जो दूर, इसको क्या बोलते हैं, दूर की नजर खराब है। कौन सी नजर है ये, दूर की नजर, ठीक है। यहां लिखा है शॉर्ट साइट है, लेकिन इसका मतलब है कि दूर की नजर आपको, करीब का शॉर्ट साइट का मतलब करीब आपको नजर आएगा, दूर का नजर नहीं आएगा, डिस्टेंट ऑब्जेक्ट आपको क्लियर नजर नहीं आएगा। और जब जो इमेज होगी ना, जो आप चीज देख रहे हैं उसकी इमेज बनेगी इन फ्रंट ऑफ रेटिना, रेटिना से पहले। रेटिना को हमने बताया था एक पॉइंट होता है थर्ड लेयर का जहां पे इमेज बनती है, उससे पहले बनेगी तो कौन सा डिफेक्ट होगा हमारे पास, होगा मायोपिया या शॉर्ट साइट। और इसको ठीक करने के लिए हम लेंस यूज करते हैं, इसका नाम होता है कॉनकेव लेंस। मैंने जो लेंस यूज करा हुआ है ये कॉनकेव लेंस है, मेरी नजर दूर की कमजोर है, तो इसको मिल सके मेरे जो आई का डिफेक्ट हो गया है मायोपिया है, तो उसको ठीक करने के लिए, रेक्टिफाई करने के लिए जो मैंने लेंस यूज करा हो गया है कॉनकेव लेंस। मेरी जो इमेज, अगर मैं लेंस उतार के चश्मा उतार के बात करूं तो बनेगा इन फ्रंट ऑफ रेटिना, रेटिना से पहले। लेकिन जब मैं चश्मा पहनूंगा तो कहां बनेगी, ऑन द रेटिना, रेटिना के ऊपर। इसकी मैंने रेट डायग्राम यहां पर कुछ ड्रॉ करिए। मायोपिया में कहा था मेरे पास, देखो ये वाला पॉइंट क्या है मेरे पास, रेटिना है, ये क्या मेरे पास रेटिना, इमेज क्या पर रेटिना से पहले बन रही है। जब मैंने यहां पर क्या यूज करा, कॉनकेव लेंस, तो क्या हुआ, इमेज क्या बन गई, रेटिना के ऊपर, और क्लियर बन गई इमेज। क्लियर हो गई बात। अब ये हमारे पास दूर की नजर। अब जिसकी करीब की नजर खराब हो तो हम क्या बोलते हैं, लॉन्ग साइट या हेट्रोमेट्रोपिया। जिसकी कौन सी नजर खराब हो, करीब की नजर, करीब की नजर खराब हो गई, और यहां पर दूर की नजर खराब हो, ठीक है। तो लॉन्ग साइड हेट्रोमेट्रोपिया बोलते हैं। इसमें क्या होता है, हमारे पास जो आई बॉल है वो छोटी हो जाती है, और जो इमेज होती है वो क्या बनती है, रेटिना के बाद बनती है, बिहाइंड द रेटिना हमारे पास जो इमेज बनती है, ठीक है। उसके अलावा जो इमेज होती है हमारे पास करीब ऑब्जेक्ट, जो ऑब्जेक्ट नियर होते हैं हमारे पास, करीब होते हैं, वो क्लियरली नजर नहीं आते।
और जो हमारे पास इसको ठीक करने के लिए हम लेंस यूज करते हैं, उसका नाम होता है कॉन्वेक्स लेंस। लेकिन इनके लिए खास तौर पर जब एज बढ़ जाती है लोगों की, आपने देखा होगा बूढ़े बूढ़े जो लोग होंगे उनके चश्मे थोड़े से मोटे मोटे होते हैं, वो कौन सा लेंस होता है, वो कॉन्वेक्स लेंस होता है, उनकी करीब की नजर कमजोर होती है। खास तौर पर कुरान मजीद पढ़ रहे हो या कोई रीडिंग कर रहे हो तब क्या करते हैं, वो यूज करते हैं। करेक्ट कैसे होगा हमारे पास, जब कॉन्वेक्स लेंस लगाए तो ये इमेज दूर होने से बजाय करीब बनेगी और यहाँ पर रेटिना में बनकर क्या हुई, ट्रीट हो जाएगी, मतलब कि इमेज बिल्कुल करेक्ट बनेगी, उनको क्लियर नजर आएगा। अब डिस्कस करते हैं एंडोक्राइन सिस्टम क्या होता है। एंडोक्राइन सिस्टम ने आपको बताया था ये वो सिस्टम है इसमें ग्लैंड्स हार्मोन्स की बात की जाती है। तो हमारे पास ग्लैंड्स कौन से होते हैं, एंडोक्राइन ग्लैंड होते हैं जो इस सिस्टम के अंदर इन्वॉल्व होते हैं। एंडोक्राइन का मतलब होता है हमारे पास डक्टलेस, मतलब है कि उनकी डक्ट नहीं होती, ट्यूबुलर ग्लैंड नहीं होते, बल्कि ट्यूब्स नहीं, इस तरह के इंटेस्टाइन में ट्यूब्स होती है ना, इस तरीके से इनकी ट्यूब्स नहीं होती हैं, इनका बोलते हैं डक्टलेस ग्लैंड, जो क्या करते हैं हार्मोन्स को रिलीज करते हैं ब्लड के अंदर। These are ductless gland which release hormones in the blood stream। ब्लड के अंदर ये हार्मोन्स रिलीज करते हैं जो क्या करते हैं, आगे कोऑर्डिनेशन का काम करते हैं। हार्मोन्स क्या होते हैं, हार्मोन्स कुछ केमिकल्स होते हैं हमारे पास जो कि एंडोक्राइन ग्लैंड रिलीज करते हैं, और ये केमिकल्स क्या करते हैं, ये केमिकल्स ब्लड स्ट्रीम में जाते हैं, ब्लड स्ट्रीम से अफेक्टर तक जाते हैं, जहां पर वो क्या करते हैं, कम्युनिकेट करते हैं अफेक्टर को, या सिंपली ये बोलूं कि ये मैसेज को कैरी करते हैं। इस तरीके से नर्वस कोऑर्डिनेशन के अंदर नर्व इंपल्सेस जो हमारे पास थे, जो न्यूरॉन्स थे, वो क्या करते हैं, मैसेज को कैरी कर रहे थे। इस तरीके से एंडोक्राइन सिस्टम के अंदर हार्मोन्स क्या करते हैं, वो केमिकल्स होते हैं जो मैसेज को कैरी करते हैं, ब्लड में जाते हैं, और ब्लड के जरिए वो अपने जहां पर उनको देना होता है मैसेज, पहुंचाना होता है मैसेज, वहां तक पहुंचाते हैं। और उन ऑर्गन्स को हम क्या बोलते हैं, जहां हमें पहुंचाना होता है उनको बोलते हैं अफेक्टर्स। कुछ ग्लैंड्स, उनकी लोकेशन, उनके हार्मोन्स और उनके फंक्शन को हमें डिस्कस करना है, हमने टेबल यहां पर थोड़ा बनाया है। सबसे पहले ग्लैंड में डिस्कस करना चाहिए, इससे पहले हमने बहुत सारे ग्लैंड डिस्कस करे, हमने आपको बताया था पिट्यूटरी ग्लैंड, कंप्लीटली हमने आपको बता दिया, पहले डिस्कस करा था कि पिट्यूटरी ग्लैंड में दो हमारे पास होते हैं लोब्स होते हैं, एंटीरियर लोब और पोस्टीरियर लोब। इन दोनों में से अलग-अलग हार्मोन्स निकलते हैं जिनका क्या-क्या फंक्शन होता है, हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस करा, तो अभी हम इसको डिस्कस नहीं करेंगे, उनसे अगले ग्लैंड को डिस्कस करेंगे। थायराइड ग्लैंड, ये ग्लैंड हमारे पास कहां होता है, एट नेक, गर्दन में, बिलो लेरिंग्स, लेरिंग्स से नीचे गर्दन के अंदर हमारे पास क्या होता है, ये थायराइड ग्लैंड होता है। ये कौन से हार्मोन रिलीज करता है, थायरॉक्सिन और कैल्सिटोनिन। कौन सा हार्मोन रिलीज कर रहा है, दो हार्मोन, थायरॉक्सिन और कैल्सिटोनिन, जगह दोनों की एक ही है, दो हार्मोन निकाल रहा है, थायरॉक्सिन और कैल्सिटोनिन। थायरॉक्सिन का काम क्या होता है, ये हमारे पास जो फूड की ब्रेकडाउन है उसको बढ़ा देता है और एनर्जी ज्यादा रिलीज होती है। जब ज्यादा फूड ऑक्सीडाइज होगा, ज्यादा फूड ब्रेक होगा, एनर्जी उतनी ज्यादा बनेगी। तो मतलब है कि एनर्जी देने वाला हमारे पास कौन सा है, ये थायराइड ग्लैंड होता है। थायरॉक्सिन हमें एनर्जी प्रोवाइड करता है। अगर कभी ये हमारे पास थायरॉक्सिन है, इसकी प्रोडक्शन कम हो जाए तो हमारे पास एक सिस्टम है, इसको बोलते हैं हाइपोथायरॉयडिज्म। एक कंडीशन बनती है, इसको बोलते हैं हाइपोथायरॉयडिज्म। इसमें क्या होता है, हमारे पास थायराइड ग्लैंड क्या होती है, उसमें हमारे पास कम हो जाता है प्रोडक्शन ऑफ थायरॉक्सिन। इसका मतलब है जो एनर्जी होगी वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। और अगर कभी थायरॉक्सिन की प्रोडक्शन ज्यादा हो जाए तो एक कंडीशन है, उसको बोलते हैं हाइपरथायरॉयडिज्म। ये क्या होता है हमारे पास, जब एनर्जी क्या हो जाएगी, ज्यादा थायरॉक्सिन निकलेगा तो एनर्जी ज्यादा हो जाएगी, कम थायरॉक्सिन निकलेगा तो एनर्जी कम हो जाएगी। एनर्जी कम या थायरॉक्सिन कम हमारे पास तो हाइपोथायरॉयडिज्म, अगर प्रोडक्शन ऑफ थायरॉक्सिन ज्यादा तो हाइपरथायरॉयडिज्म। एक और बात, जो थायराइड ग्लैंड है इसको रेगुलेट करने के लिए एक चीज होती है, उसको बोलते हैं आयोडीन। आयोडीन आपने नाम सुना होगा, एक एलिमेंट हमारे पास, ठीक है, वो चाहिए होता है इस थायराइड ग्लैंड को रेगुलेट करने के लिए। अगर आयोडीन हमारी डाइट में कम होगा तो क्या होता है, तो हमारी डिजीज होती है गोइटर। गोइटर कौन सी डिजीज होती है भाई, आपने काफी ज्यादा देखा होगा, कुछ लोग होते हैं जिनका गला जो होता है थोड़ा सूजा हुआ होता है, वो कब होता है हमारे पास, जब आयोडीन की कमी होती है, जो थायराइड ग्लैंड होता है सूज जाता। ये तो बात करें हमने थायरॉक्सिन की। एक और हार्मोन निकाल रहा है कौन, थायराइड ग्लैंड का नाम है कैल्सिटोनिन। नाम सुना होगा कैल्सी, मतलब कैल्शियम की बात होगी। ये क्या करता है बेसिकली, ये कुछ यूं करता है कि डिक्रीज करता है लेवल ऑफ कैल्शियम आयन इन ब्लड। जो कैल्शियम ब्लड में भी होता है और कैल्शियम बोन्स में भी होता है।
कैल्शियम हमारे पास उसका लेवल है, ये क्या करता है, ब्लड के अंदर कम करता है। जो कैल्सिटोनिन हो क्या करता है, लेवल ऑफ कैल्शियम आयन ब्लड क्या करता है, उसको कम करता है। और हमारे पास जो कैल्शियम आयंस का जो लेवल है इन बोन्स, उसको ज्यादा करता है। मतलब ये कि सिंपली ब्लड से कैल्शियम निकालकर बोन्स को देता है ताकि बोन्स स्ट्रांग हो। क्लियर हो बात? कौन करता है, कैल्सिटोनिन। अगला हमारे पास इसी के नीचे एक हार्मोन होता है, उसको बोलते हैं पैराथायरॉइड ग्लैंड। ये कहां होता है, हमारे पास पोस्टीरियर साइड ऑफ थायराइड ग्लैंड। जहां थायराइड ग्लैंड है उसके साथ हमारे पास क्या हुआ, एक ग्लैंड बना है पैराथायरॉइड ग्लैंड, जो कि एक हार्मोन निकालता है, उसका नाम होता है पैराथॉर्मोन। क्या नाम होता है उसका, पैराथॉर्मोन। इसका काम क्या होता है, इसका काम बिल्कुल इसका होता है, ये क्या करता है, इंक्रीज द लेवल ऑफ कैल्शियम आयन ब्लड। ये क्या करता है, लेवल ऑफ कैल्शियम आयन बढ़ाता है ब्लड के अंदर। कैल्सिटोनिन कैल्शियम आयन का लेवल ब्लड में कम कर रहा था, ये क्या कर रहा है, ब्लड में बढ़ा रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि बोन्स और ब्लड दोनों में कैल्शियम का काम बहुत जरूरी है। अगर सारा कैल्शियम आयन ब्लड से निकल के बोन्स में चला जाएगा तो बोन्स हार्ड हो जाएगी, स्टिफ हो जाएंगी, सख्त हो जाएंगे बहुत। इसलिए क्या हमारे पास एक हार्मोन है पैराथॉर्मोन, जो क्या करता है, दोबारा वो ब्लड के अंदर कैल्शियम आयन को लाता है ताकि कैल्शियम आयन जो जरूरत है ब्लड के अंदर वो भी होती रहे और बोन्स को भी नुकसान ना पहुंचे। हाँ, हार्ड होनी चाहिए बोन्स, लेकिन इतनी ज्यादा हार्ड ना हो कि स्टिफ हो जाए, जरा से कोई चीज छोड़ रही और टूट जाए, थोड़ी सी फ्लेक्सिबल होनी चाहिए। अगर हमारे पास इसकी कमी हुई, इसकी पैराथॉर्मोन की डेफिशिएंसी, मतलब है कि पैराथॉर्मोन प्रोडक्शन कम हो गई, तो क्या होता है, एक हमारे पास डिजीज का नाम है टैटनी। देखो मैंने क्या बोला कि भाई अगर मेरे पास ये पैराथॉर्मोन ना हो तो क्या होगा, ज्यादा कैल्शियम कहां हो जाएगा, बोन्स के अंदर। ऐसा ही है, हमारे पास ये क्या करता है, ब्लड कैल्शियम लेवल को बढ़ाता है, कहां, सॉरी कैल्शियम आयन के लेवल को ब्लड में बढ़ाता है। अगर मेरे पास ये ना हो या ये कम निकले तो क्या होगा, मतलब है ज्यादा कैल्शियम ब्लड से निकलकर बोन्स में जा रहा है और बोन्स के ऑर्गेन्स में कैल्शियम जमा हो जा रहा है, होता जा रहा है, तो वो सख्त होती जा रही है, हार्ड होती जा रही है, स्टिफ होती जाएगी। तो एक वक्त आएगा कि जो जॉइंट्स वगैरह है वहां पर भी कैल्शियम डिपॉजिट हो जाएगा और जॉइंट्स मूव नहीं कर पाएंगे। आपकी जो हड्डियां हैं वो बहुत सख्त हो जाएंगी, जरा से चोट लगेगी तो भी क्या हो जाएगी, वो टूट सकती है। इस कंडीशन को हम बोलते हैं टैटनी, जब हमारे पास जॉइंट्स मूव ना कर सके या बोन्स हमारी स्टिफ हो जाए, सख्त हो जाए, या जॉइंट्स हमारे स्टिफ हो जाए। ये कब होता है, डेफिशिएंसी ऑफ पैराथॉर्मोन। अगला ग्लैंड का नाम है एड्रिनल ग्लैंड। एड्रिनल ग्लैंड हमारे पास वो ग्लैंड है जो कहां पर होता है, किडनी के ऊपर, अबव द किडनी है। दो किडनियां हैं, दोनों किडनियों के ऊपर क्या होगा हमारे पास, वो ग्लैंड होगा, नाम है एड्रिनल ग्लैंड। ये एड्रिनल ग्लैंड हमारे पास दो हार्मोन्स निकालता है। एक हार्मोन निकालता है, नाम है एड्रेनालाइन या एपिनेफ्राइन। इसका नाम एड्रेनालाइन भी है और एपिनेफ्राइन भी है। इसका हम एक और नाम देते हैं, इसका नाम है इमरजेंसी हार्मोन। सवाल करें आपसे कि इमरजेंसी हार्मोन क्या होता है, कौन होता है, वो होता है हमारे पास एड्रेनालाइन या फिर एपिनेफ्राइन। काम क्या होता है इनका, इमरजेंसी हार्मोन क्यों कहते हैं, क्योंकि ये रिस्पॉन्स करता है इन कंडीशन ऑफ स्ट्रेस। कोई शॉक लगा आपको, कोई एक्सीडेंट हुआ, कोई सिचुएशन जहां पे आप आपको स्ट्रेस हो रहा है, आपको अचानक कोई काम हो गया है जो कि बहुत शॉकिंग था, तो वहां पे क्या होगा, ये इमरजेंसी हार्मोन जाएगा और आपकी बॉडी को प्रिपेयर करेगा उस सिचुएशन के लिए। कभी आप बाइक में जा रहे हैं, अचानक एक्सीडेंट होने वाला हो, तो आपके अंदर क्या होता है, अजीब चेंजेस आती हैं। उन चेंजेस को रेगुलेट कौन करता है, इमरजेंसी हार्मोन। अगर चेंजेस ना आएंगी इंसान को, तो इंसान क्या होगा, ऑटोमेटिकली पूछ जाएगी सामने, तो फिर क्या चला, मर जाएगा। अब एक एक्सीडेंट होने लगा है तो उसको पता है कि भाई मेरा भी एक्सीडेंट हो जाएगा, मैं भी लगने वाला हूं। ये लगने वाला हूं, ये मैंने ये कौन बता रहा है, इमरजेंसी हार्मोन बताता है। इमरजेंसी तो पूरा करता है उस सिचुएशन के लिए प्रिपेयर करता है। या ये जो स्ट्रेस था मेरे पास कि भाई मैं लगने वाला हूं, गाड़ी से ठुकने वाला हूं, मेरी गाड़ी अभी एक्सीडेंट होने वाला है, ये जो कंडीशन तो प्रिपेयर कर रहा ना कि हाँ होगा। अगर मैं उसको अभी मालूम है तो मैं लगने वाला हूं, या ब्रेक दबाऊंगा, ठीक है, जोर से ब्रेक दबाऊंगा, कोई और ऐसा काम करो जिससे मेरा क्या हो, नुकसान कम से कम हो। तो वो क्या, जो स्ट्रेस को हैंडल करना कौन होता है, एड्रेनालाइन और एपिनेफ्राइन। इसलिए हम उसको क्या बोलते हैं, इमरजेंसी हार्मोन, क्योंकि इमरजेंसी में काम करता है। एक और हमारे पास एड्रेनल ग्लैंड निकालता है हार्मोन का नाम
कॉर्टिकोस्टेरॉइड कॉर्टेक्स से निकलता है, किसके कॉर्टेक्स से? किडनी के कॉर्टेक्स से। किडनी की जो बाहर की लेयर होती है उसको बोलते हैं कॉर्टेक्स। उस कॉर्टेक्स में जो हमारे पास तो वहां से निकलता है एक हार्मोन का नाम होता है कॉर्टिकोस्टेरॉइड, जो क्या करता है, सॉल्ट और वाटर को बैलेंस करता है ब्लड के अंदर। किडनी का काम क्या होता है? फिल्ट्रेशन, आपने पढ़ा था होम्योस्टेसिस के अंदर। तो वो क्या करते हैं? सॉल्ट और वाटर को बैलेंस करते हैं। तो वहां पर हमारे पास जो हार्मोन काम करता है उसका नाम है कॉर्टिकोस्टेरॉइड। वो भी यही काम करता है कि बैलेंस करता है सॉल्ट और वाटर को इन ब्लड। अगला ग्लैंड हमारे पास है पेंक्रियास। पेंक्रियास के पास होते हैं दो हार्मोन, एक होता है ग्लूकागोन, एक होता है इंसुलिन। ये मैंने ग्लाइकोजन नहीं लिखा, मैंने ग्लूकागोन लिखा। ये ग्लूकागोन क्या करेगा हमारे पास? ये तब अफेक्ट करता है, कब हमारे पास काम करता है? ये हमारे पास काम ये करता है कि आपकी ब्लड के अंदर ग्लूकोज लेवल को बढ़ाता है। ब्लड के अंदर ग्लूकोज लेवल को बढ़ाने के लिए हार्मोन होता है, का नाम क्या होता है? ग्लूकागोन, जो कि कहां एक्ट करता है? ये एक्ट करता है लिवर के ऊपर, और लिवर के जरिए हमारे पास ब्लड के अंदर ग्लूकोज लेवल बढ़ जाता है। अब ग्लूकोज का लेवल बढ़ गया, अगर ज्यादा बढ़ जाएगा तो डायबिटीज हो जाएगी। उसको कंट्रोल करने के लिए एक और हार्मोन होता है पेंक्रियास का, उसका नाम होता है इंसुलिन। ये भी क्या करता है? लिवर के ऊपर एक्ट करता है। अब ये ग्लूकोज के लेवल को कम करता है, मतलब है कि ये ग्लूकोज के लेवल को बढ़ाएगा, ये ग्लूकोज के लेवल को कम करेगा। दोनों मिलकर काम करेंगे तो क्या हो जाएगा? ग्लूकोज का लेवल बैलेंस। अगर कभी ग्लूकोज ग्लाइकोजन प्रोडक्शन बढ़ जाए, मतलब है कि ग्लूकोज का लेवल बढ़ता जा रहा है। जब ग्लूकोज का लेवल बढ़ता जाएगा तो डायबिटीज हो जाएगी, शुगर हो जाएगी। ग्लूकोज का लेवल ऊपर, डायबिटीज हो जाएगी ना। और अगर कभी ये हो कि मेरे पास ये जो इंसुलिन है इसका प्रोडक्शन बढ़ जाए, मतलब ये ग्लूकोज जितना था उसका लेवल कम करता जा रहा है। इंसुलिन ब्लड में ग्लूकोज का लेवल कम करता जा रहा है, तो नतीजा क्या आएगा? हमारे ब्लड में ग्लूकोज नहीं होगा, ग्लूकोज नहीं होगा तो एनर्जी नहीं मिल पाएगी। ठीक है, तो हमारे पास दोनों साथ मिलकर काम करते हैं। आपने पढ़ा था नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म, आपको मैंने पढ़ाया था कोऑर्डिनेशन, उसके अंदर होम्योस्टेसिस के अंदर मैंने एक सवाल करा था नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म। उसमें मैं आपको एग्जांपल दी ग्लूकागोन और इंसुलिन की, दोनों आपस में अपोजिट काम करते हैं। ये बढ़ा रहा है ग्लूकोज लेवल को, ये ग्लूकोज लेवल को कम कर रहा है। दोनों काम किसके लिए करें? ताकि मेंटेनेंस होम्योस्टेसिस कर सके। क्लियर होगी बात? अगले हमारे पास दो ग्लैंड का नाम है टेस्टिस और ओवरी। इन दोनों को मिलाकर हम गोनेड्स कहते हैं। अगर अलग अलग बात की जाए तो इनका हम टेस्टिस और ओवरी के दोनों अलग ग्लैंड हैं। ये होते हैं मेल्स के अंदर, मर्द हजरात के अंदर, और ये होते हैं फीमेल्स के अंदर। जो औरत होती है, औरतों के अंदर क्या होता है? हमारे पास ओवरी होती है। टेस्टिस जो होते हैं ये हार्मोन निकालते हैं, उसका नाम होता है टेस्टोस्टेरोन। हार्मोन निकालता है जो हमारे पास टेस्टिस का नाम होता है टेस्टोस्टेरोन, जो क्या करता है? मेल्स के सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टर को डेवलप करता है। सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टर मतलब है कि मेल्स की पहचान। अडल्ट जब हो जाता है बंदा तो क्या होता है भाई? मुस्टैचेस आती हैं, होंठों के ऊपर क्या आते हैं? बाल आते हैं, चेहरे के ऊपर बाल आते हैं, आपकी जो आवाज है वो भारी हो जाती है, ऐसी ना। तो जो हमारे पास ये जो उसके अलावा बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स में क्या होता है? बाल आते हैं, हेयर्स आता है, हेयर ग्रो होते हैं हमारे पास। तो ये हमारे पास कौन रेगुलेट कर रहा होता है? टेस्टोस्टेरोन, जो कि मेल्स के अंदर है। फीमेल्स में हमारे पास दो हार्मोन, एक होता है ईस्ट्रोजन और होता है प्रोजेस्टेरोन। दो हार्मोन्स निकलते हैं फीमेल्स के ओवरी के अंदर, ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन। दोनों का काम होता है, इनका काम होता है फीमेल्स के सेकेंडरी सेक्स जो कैरेक्टर्स है उनको डेवलप करता है, तो रिस्पांसिबल उनके लिए क्या क्या होते हैं उनके लिए? कि उनका ब्रेस्ट फॉर्मेशन होती है, उनकी आवाज स्लो होती है पहले से। ठीक है, इसके अलावा हमारे पास और भी बहुत सारे क्या होते हैं? फंक्शन होते हैं इसमें, खासतौर पर जो ब्रेस्ट है वो फॉर्म होता है। क्लियर हो गई बात? अब हमें डिस्कस करना है इस पूरे चैप्टर का हमें डिस्कस करना था कि नर्वस कोऑर्डिनेशन होती है और एंडोक्राइन कोऑर्डिनेशन होती है। हमारे पास दो किस्म की कोऑर्डिनेशन हमारे पास कुछ डिजीजेस होती हैं जो कि नर्वस कोऑर्डिनेशन से क्या होती हैं? रिलेटेड होती हैं। तो हमें डिस्कस करना है कि पैरालिसिस, आपने नाम सुना होगा कोई बंदा पैरालाइज हो जाता है उसको बोलते हैं पैरालिसिस। और एक हमें डिस्कस करनी है एपिलेप्सी। एपिलेप्सी का उर्दू में कहते हैं मिर्गी के दौरे या फिर सिंपली दौरे पड़ना। ठीक है, पैरालिसिस हमारे पास क्या होता है? कंप्लीट मूवमेंट जो है हमारे पास जो फंक्शन होता है मसल्स का, एक मसल का या फिर बहुत सारे मसल्स का फंक्शन अगर खत्म हो जाए, लॉस हो जाए फंक्शन, उसका बोलते हैं पैरालाइज। अगर मेरे पास मेरा हाथ से कुछ फलाना करे कोई पैरालाइज हो तो क्या होगा? मतलब मेरे हाथ के मसल्स क्या हो जाएंगे? काम करना छोड़ दिया उन्होंने, फंक्शन उनका खत्म हो गया, तो ये क्या हो जाएगा? पैरालाइज
पैरालाइज हो जाएगा। अगर किसी का राइट हैंड साइड पैरालाइज है तो उसके पूरे राइट हैंड साइड के मसल्स मतलब क्या हो जाएंगे, वर्क करना छोड़ देंगे। किसी किसी की पूरी बॉडी पैरालाइज होती है, मतलब पूरी बॉडी के जो मसल्स हैं वो सब फंक्शन करना छोड़ चुके हैं। इसमें इसकी वजह क्या होती है, ऐसा कब होता है, ये तब होता है जब हमारे पास CNS सेंट्रल नर्वस सिस्टम जब डैमेज हो। सेंट्रल नर्वस सिस्टम क्या, हमारे पास ब्रेन या स्पाइनल कॉर्ड। अगर कभी आपको ब्रेन या स्पाइनल कॉर्ड के ऊपर चोट लगी है, बेशक एक्सीडेंटली लगी आपको, तो भी अगर ऐसा हो सकता है, या फिर कभी आपका ब्रेन या स्पाइनल कॉर्ड किसी शॉक की वजह से, किसी सदमे की वजह से भी अगर खराब हो गया है, उस पर अफेक्ट हुआ है, तो वो भी कॉज हो सकता है। स्ट्रोक मतलब होते हैं कोई सदमा, ठीक है। या फिर आपने जो आपकी डाइट थी, आपकी डाइट थी उसके जो ब्लड क्लॉटिंग हो गई, आपकी जो दिमाग तक शरीयाने जा रही थी, वहां पे क्या हो गया, ब्लड क्लॉट हो गया, तो भी आपको पैरालाइज हो सकता है। या इसके अलावा एक वायरस जिसका नाम होता है पोलियो वायरस, ये भी क्या करता है, पैरालाइज कॉज करता है। नेक्स्ट इज एपिलेप्सी। एपिलेप्सी क्या होती है, जब किसी को दौरे पड़ते हैं उसको बोलते हैं एपिलेप्सी। दौरे कब पड़ते हैं आपको पता है, दौरे बिल्कुल इंसान बिल्कुल ठीक ठाक होता है, कुछ छोटी सी उसका चेंजेस आती है बॉडी के अंदर और वो क्या होता है, उसको दौरे पड़ना शुरू हो जाते हैं। कब होता है हमारे पास, ये बेसिकली एबनॉर्मल एंड एक्सेसिव डिस्चार्ज ऑफ नर्व इंपल्सेस इन ब्रेन। जब ब्रेन के अंदर जो नर्व इंपल्सेस है, नर्व इंपल्सेस बेसिकली क्या होते हैं, वो करंट की फॉर्म के अंदर होती है, ठीक है। नर्व इंपल्सेस है ना, हमारे पास मैसेज प्रोवाइड करते हैं, ये जो न्यूरॉन होते हैं हमारे पास, वो इतना तेज करंट की तरह क्या करते हैं, मूव करते हैं। अगर हमारे पास नर्व इंपल्सेस ज्यादा आ जाए ब्रेन के अंदर, तो क्या होता है, ब्रेन के अंदर शॉक सा होता है हमारे पास, और एक झटके से लगते हैं, इसको बोलते हैं एपिलेप्सी, ठीक है। इसमें मतलब हमारे पास की वजह क्या होती है, अनप्रोवोक्ड सीजर्स। कभी कभी ऐसी कुछ एलर्जी वगैरह होते हैं, कुछ ऐसी जैसे मैंने कॉन्शियस रहता है बंदा, तो हमारे पास इस तरीके से होता है। या उसके अलावा हमारे पास ये जेनेटिक भी होता है, नस्ल दर नस्ल भी चलता है। किसी के पेरेंट्स को था, किसी के आबा अजदाद को था, उसके नस्ल में भी आता है ये एपिलेप्सी, दौरे उसकी नस्ल में भी आते हैं। दोस्तों क्या हो गए, कभी कोई भी दौरा पड़ सकता है, ठीक है। कंट्रोल कैसे किया जाता है इसको उसका जो इलाज होता है और उसको कंट्रोल किस तरीके से, किसी को आ जाए दौरा तो क्या करते हैं, उसको पहले बात है भाई, अगर किसी को दौरा आ जाए तो उसके लिए होता है कि भाई उसको पकड़ लिया जाता है, ठीक है। उसके पास जितने भी जो नुकसान हो जाने चीजें सब वो हटा दिया जाता है। और उसके अलावा जब अगर डॉक्टर के पास रेफर कर लिया, डॉक्टर उसको एक दवाई है जिसका नाम है हमारे पास, जो कि एंटी कन्वल्सन या फिर एंटी एपिलेप्टिक ड्रग्स होती है। एंटी कन्वल्सन या एंटी एपिलेप्टिक ड्रग जो तो उसको एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड के बाद जो क्या करता है, जो कि एक्सेसिव जो डिस्चार्ज जो होता है नर्व इंपल्स का, उसको रोकता है और ब्रेन को दोबारा अपने मेंटेन उसी होम्योस्टेसिस के अंदर नॉर्मल सिचुएशन में रखता है। एक्स्ट्रा जब नर्व इंपल्स आती हैं, ब्रेन को ऊपर हिट करती हैं, तो क्या होता है, हमारे पास एपिलेप्सी होता है। बेसिकली एपिलेप्सी का होने का जो रीजन है वो क्या होती है, एक्सेसिव नर्व इंपल्स जब डिस्चार्ज होकर ब्रेन के ऊपर, स्पाइनल कॉर्ड के ऊपर लगती। ये थे हमारे पास आज की वीडियो जिसमें हमने डिस्कस करा था कोऑर्डिनेशन कंट्रोल के कुछ टॉपिक्स, और ये हमारे पास चैप्टर नंबर जो हमारे पास कोऑर्डिनेशन कंट्रोल है ये क्या हो चुका है, फिनिश हो चुका है। इंशाल्लाह मुलाकात होगी नेक्स्ट चैप्टर के साथ, नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।